नमस्कार, कमांड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान युद्ध और ट्रंप का गुस्सा लगातार उबाल खा रहा है। भाई, सऊदी अरब के चक्कर में पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। भारत के लिए एक परेशान करने वाली खबर यूक्रेन के मोर्चे से भी सामने आई है, क्योंकि जंग के लगातार नए मोर्चे बन रहे हैं। दुनिया के हर वॉर जोन की खबर लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ शिवानी पांडे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और कमांड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहले खबर चीन के इरादों पर हम बात करेंगे। बड़ी खबर आ रही है चीन से, जहां चीन ने किसी टापू या फिर समंदर किनारे हमला करने वाले युद्धाभ्यास किया है। उसने अपने हेलीकॉप्टर कैरियर टाइप 75 के साथ ऑपरेशन की प्रैक्टिस यहां पर की। ये सीधा सीधा ताइवान को चेतावनी के तौर पर ही देखा जा रहा है। और चीन की दक्षिणी थिएटर कमांड इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में है। दक्षिण चीन सागर में चीन लगातार आक्रामक हो भी रहा है। मेजर गौरव आर्य से और बेहतर तरीके से हमें समझने की कोशिश करेंगे कि इस युद्धाभ्यास के क्या मायने निकाले जा सकते हैं। मेजर गौरव आर्य, देखिए, जो आपने बताया बिल्कुल ठीक है। ताइवान के ऊपर प्रेशर डालना, और चाइना एक अकेला देश है जिसके जो बॉर्डर के विवाद हैं वो सबसे ज्यादा देशों के साथ हैं। कुछ 20 या 21 देश हैं जिसके साथ चाइना के बॉर्डर विवाद हैं। चाइना का बॉर्डर उनके साथ लगे ना लगे, विवाद तो पक्के तौर पे चाइना का उन लोगों के साथ है, उन देशों के साथ है, चाहे वो मैरीटाइम बॉर्डर्स हो, चाहे वो लैंड बॉर्डर्स हो। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर कैरियर जिसको कहा जा रहा है, ये ताइवान के पास ले जाना, ताइवान के वाटर्स के अंदर ले जाना, ये पहले भी कर चुके हैं। ताइवान के पानी में ले जाना, फिर वहां से यू टर्न लेकर वापस आना, यानी कि लगातार दर लगातार ताइवान के ऊपर ये प्रेशर डालना कि हम किसी भी वक्त तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। ये चाइना के लिए कोई नई बात नहीं है, चाइना करता चलाता है। यानी प्रेशर टैक्टिक्स और डराने की कोशिश यहां पर ताइवान के लिहाज से यहां पर है। अब अमेरिका के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है वो भी आपसे समझेंगे, लेकिन आज के 4 बड़े मुद्दों पर पहले बातचीत कर लेते हैं कि आज कमांड सेंटर में हमारे 4 बड़े मुद्दे क्या होंगे। तो पहला है, हमास को नया चीफ मिल गया है। खलील अल हैया को हमास का नया प्रमुख बना दिया गया है, लेकिन इस ऐलान के बाद इजरायल की टारगेट किलिंग मशीन एक्टिव हो चुकी है। सवाल है कि क्या नेतन्याहू एक बार फिर से कतर पर हमले का खतरा उठाएंगे, क्योंकि खलील अल हैया की लोकेशन तो कतर की राजधानी दोहा की ही है। अब दूसरा बड़ा एजेंडा कमांड सेंटर का आज, जहां आज युद्ध के दूसरे राउंड की 11वीं रात है और ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिकी सैनिकों के खून का बदला जरूर लेंगे। लेकिन अमेरिकी मीडिया ने एक खबर में ट्रंप पर बहुत बड़ा इल्जाम भी लगाया। आरोप यह है कि वो घायल सैनिकों की सही जानकारी नहीं दे रहे और ईरान से लंबा युद्ध लड़ने के लिए उनके पास हथियार भी मौजूद नहीं है। अब कमांड सेंटर में आज का तीसरा बड़ा एजेंडा हमारा होगा यमन। यमन ने बाब अल मंदेब को सऊदी अरब के लिए बंद कर दिया है और कच्चे तेल के दाम $90 तक पहुंच गए हैं। यमन और सऊदी अरब में युद्ध हुआ तो क्या इसमें पाकिस्तान भी कूदेगा? अगर ऐसा होता है तो फिर पड़ोसी ईरान से टकराने के लिए भी आखिर क्या पाकिस्तान तैयार है? इस खबर को किस तरीके से देख रहे हैं आप, मेजर गौरव आर्य? देखिए, 2 बातें हैं। पाकिस्तान ये चाहेगा पैसे पूरे ले ले। सऊदी अरब जो भी मदद करता चला आया है, और सऊदी अरब के बड़े सारे एहसान है पाकिस्तान के ऊपर। हाल फिलहाल में सऊदी अरब ने $3 अरब दिए थे जब यूएई ने अपना पैसा वापस मांग लिया था, तब सऊदी अरब ने इनकी जान बचाई। अब फिर जब चाइना वाले इनसे अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, चाइनीज कंपनीज कह रही हैं कि साहब अपना पैसा वापस दीजिए, लगभग 170 अरब पाकिस्तानी रुपए, दैट इज इक्वल टू $10 बिलियन। उसके लिए भी ये लोग भागे भागे रियाद जा रहे हैं, बोल रहे हैं भाई साहब कुछ पैसा दे दीजिए, हम चाइना का लोन चुका दें। तो यूएई का लोन चुकाने के लिए सऊदी अरब के पास, चाइना का लोन चुकाने के लिए सऊदी अरब के पास, अगर सऊदी अरब पे हमला होता है, अगर हो जाता है, तो सऊदी अरब बोलेगा डिफेंस पैक्ट का क्या हुआ। ओके, अब चौथा एजेंडा आज का हमारा देखिए यूक्रेन और रूस को लेकर होगा, जहां पर यूक्रेन और रूस की जंग अब समंदर में भी भारतीयों का खून बहा रही है। काला सागर में एक जहाज पर अटैक होता है, उसमें 10 लोगों की मौत हो गई है, इनमें 4 भारतीय थे। एक भारतीय स्टाफ बकायदा इसमें जख्मी भी हुआ है और हॉर्मुज के बाद काला सागर भी अब ऐसे वॉर जोन में तब्दील हो गया है जहां हिंदुस्तानियों की जान पर बन आ रही है, जान जा रही है। इसको लेकर बहुत तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान, अमेरिका लगातार उनकी अटैक्स भी, फिर यहां पर अब रूस ने भी वही चीज शुरू कर दी है। तो कैसे बचा जा सकता है? तलब तो किया गया है। देखिए, बहुत मुश्किल है, मैं आपको बता दूं ऑन दी ऑनसेट, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि भारत के जहाज हैं या भारत का फ्लैग फ्लाई कर रहे हैं। यही भारत है कि जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई बिल्कुल उरूज पर थी, टॉप पर थी, उस वक्त कुछ घंटों का सीज फायर करवा के भारतीय स्टूडेंट्स को वहां से निकाला था, क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल थे कि वो भारतीय स्टूडेंट्स हैं। लेकिन आज की तारीख में जैसे कि कहीं और का फ्लैग फ्लाई कर रहा है, वो पैराग्वे का फ्लैग फ्लाई कर रहा है या किसी और देश का फ्लैग फ्लाई कर रहा है, उसके अंदर 100-200 लोग हैं जो कि स्टाफ हैं, उसमें से अगर 4 भारतीय हैं या 15-20 भारतीय हैं, तो बाहर से जो अटैक कर रहा है वो तो फ्लैग देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि अंदर कौन सी नेशनलिटी के लोग हैं। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत दुखद समाचार है कि भारतीय लोगों की जानें चली गई। ओके, और विस्तार से यहां पर आपसे आगे समझते रहेंगे मेजर गौरव आर्य, बारीकी से आपने यहां पर समझाया भी। अब देखिए, पहले एजेंडे की ओर हम लगातार बढ़ते हैं, जहां पर हमने पहले बात की थी किसकी? खलील अल हैया की। तो खलील अल हैया को हमास ने अपना नया लीडर चुन लिया है, बना लिया है। सवाल है कि जब इजरायल
अब खामोश क्या यहां पर बैठेगा? नेतन्याहू बार बार वार्निंग दे चुके हैं कि हमास को पूरी तरीके से वो मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि खलील अल हय्या गाजा में मौजूद ही नहीं है, बल्कि कतर की राजधानी दोहा में वो बैठे हुए हैं। तो क्या इजरायल दोबारा से कतर में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है? और एक बार वो अगर कर भी चुका है, जब 9 सितंबर 2025 में दोहा में उस जगह पर इजरायल ने एयर स्ट्राइक की थी जहां पर हमास की मीटिंग बाकायदा हुई थी, और तब खलील अल हय्या की जान बाल बाल बची थी। हालांकि तब वहां पर मौजूद 6 लोगों की मौत भी हुई थी और इसमें खलील अल हय्या का दूसरा बेटा हिमाम भी शामिल था। एक बेटे की मौत 2008 में इजरायल के हमले में यहां पर हो चुकी है, वहीं तीसरे बेटे आजम की मौत इसी साल मई में गाजा में बमबारी में हुई थी। तो कहीं ना कहीं मेजर गौरव आर, खलील हय्या ये तो है कि मुझे बदला यहां पर लेना है इजरायल से, लेकिन इजरायल के लिए भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है कि सीधे क्या वो कतर पर अटैक करेगा नहीं करेगा। देखिए, अगर इजराइल से बदला लेना है खलील अल हय्या को तो उसको गाजा जाना पड़ेगा। ये कतर में बैठ के 5 स्टार लाइफ जी के विला में रह के पूरी सिक्योरिटी, अरबों डॉलर हैं जो हमास की जो टॉप हायरार्की है, कईयों की डेथ हो गई है, कुछ जो भी हैं, दे आर वर्थ बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स। अब ये यहाँ पे ऐश की जिंदगी कतर में रह रहे, वहां पे बसर कर रहे हैं अपनी जिंदगी, उसके बाद कहना कि मैंने इजराइल से हमला लेना है, तो ये थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है। जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि पिछले साल 2025 में हमला किया था इजराइल ने। अब देखिए, बात यह है कि 2024 में हमास का पिछला चीफ मारा गया, तो लगभग 1.25 साल के बाद हमास फिर से एक बार जागा है और एक नया चीफ दे दिया, खलील अल हय्या। पहले वाले को तो मार दिया था इन लोगों ने, अब ये दूसरा आया है, ये 1.25 साल के, ये 1.25-2 साल तक हमास का कोई चीफ ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? हमास का चीफ था कौन? बेसिकली डर ये बना हुआ था कि जो चीफ बनेगा इजराइल उसके पीछे पड़ जाए, और ये एक थ्रेट है, ये हिजबुल्लाह को भी था, ये हमास को भी था, ये सबके लिए थ्रेट है और ये लाइव थ्रेट है। जहां तक एयर स्ट्राइक की बात है, मुझे नहीं लगता कि इजराइल कतर में एयर स्ट्राइक करेगा, क्योंकि बीच में फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने बात करवाई, ये सब हुआ, तो काफी बातचीत हुई थी, बेंजामिन नेतन्याहू भी थे वहां पे, सब लोग थे, तो वो मामला तो उन्होंने सॉर्ट कर दिया है। लेकिन आप ये मत समझिए, कोई भी ये ना समझे कि खलील अल हय्या क्योंकि कतर में बैठे हैं इसलिए सेफ हैं। नो, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब हमेशा ऐसा लगता है कि अब तो गाजा के जितने टॉप लीडर्स हैं वो खत्म हो गए, कहां से इनको इतना फंडिंग आ रही है, कहां से इतना इनको सहारा मिल रहा है, जो मनोबल बार बार बढ़ रहा है कि अब नया लीडर चुन लेते हैं, अब नया लीडर चुन लेते हैं, ये कहां से है मेजर गौरव आर्य? देखिए, ज्यादातर तो ये ईरान फंडेड है, और ईरान जो भी तेल बेचता है, चाइना को बेचता है, उससे जो ये देखिए, दिस इज पार्ट ऑफ ईरान फॉरेन पॉलिसी। आपने ये देखा होगा कि जब ईरान ने बातचीत की थी, सीज फायर की बातचीत करी थी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इजरायली फोर्सेस जो लेबनान में हैं वहां पे हमले बंद करें। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि इजरायली फोर्सेस हमला कर किसके ऊपर रही हैं, वो कर रही थी हिजबुल्लाह के ऊपर हमला। वो इजराइल और लेबनान की कोई लड़ाई नहीं है आपस में, लड़ाई इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में है। जी, तो वहां पे जब इजराइल ने हमला करना शुरू करा तो यहां पे ईरान को, अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि ईरान से हिजबुल्लाह या लेबनान हजारों किलोमीटर दूर है, ईरान को क्या फर्क पड़ता है अगर इजराइल हिजबुल्लाह से लड़ रहा है? क्या तुम लड़ने दो, तुम लड़ते रहो, इनको फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है इनको फर्क। लेकिन ये बोलते क्यों हैं? बोलते इसलिए हैं क्योंकि हिजबुल्लाह इज एन एक्सटेंशन ऑफ द IRGC। इनकी फॉरेन पॉलिसी, इनकी मिलिट्री पॉलिसी, ये इनके हाथ हैं। हमास, हिजबुल्लाह हैं, अभी हुथी एक्टिव हो गए सना में और यमन के इलाकों में। कतैब हिजबुल्लाह है, एक और ग्रुप है कतैब हिजबुल्लाह उसका नाम है, जो कि इराक में है, वो बड़ा एक्टिव है। तो ये सारे के सारे ईरान की फॉरेन पॉलिसी, ईरान की मिलिट्री पॉलिसी, इनके कोवर्ट आर्म्स, तो ये इस तरीके से काम करते हैं और ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ाने में मदद करते हैं। बेसिकली चौतरफा इजरायल को घेरने के लिए इनको यहां पर खड़ा किया गया है, और अगर इन पर वार किया गया तो डायरेक्ट वार ईरान पर समझा जाएगा। ठीक है, और बारीकी से आपसे यहां पर समझेंगे। अब देखिए, लेकिन उससे पहले आज कमांड सेंटर पर एक बड़ा सवाल है कि ट्रंप अपने सैनिकों की मौत का क्या सच छिपा रहे हैं? यूट्यूब पर आप जाइए, यूट्यूब पर न्यूज 18 इंडिया के पेज पर आप हाँ, ना या फिर पता नहीं, इन विकल्पों में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, और आपके सवाल पर हम एनालिसिस भी यहां पर करेंगे, मेजर गौरव आर्य से समझने की कोशिश भी करेंगे। और ईरान जंग अब देखिए भयंकर होती जा रही है दिन बर दिन, और हथियारों से वॉर के साथ साथ बाकायदा ईरान पोस्टर वॉर भी लड़ रहा है, क्योंकि एक बार फिर से तेहरान में ट्रंप के खिलाफ पोस्टर लगे। एक पोस्टर में ट्रंप को आतंकवादी तक कह दिया गया, तो दूसरे में डाउन विद द USA लिखा गया है। एक और पोस्टर में ट्रंप को पानी में डूबते हुए दिखाया गया, और साथ में लिखा गया कि तुम ईरानी जनता के बदले के समंदर में डूब जाओगे। ये तमाम पोस्टर्स वहां के कई सारे स्ट्रीट्स में बाकायदा लगाए गए हैं। मेजर गौरव आर्य से भी यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से बहुत टूटी हुई थी वहां की जनता, मेजर गौरव आर्य, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के विरुद्ध अब फिर से सब कुछ एकजुट होने लगे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्रायोजित है। हम ये तस्वीरें भी यहां पर दिखाते हैं। जी, ये जो सब है ये प्रायोजित है, जिस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ईरानियन रेजिम की बात कर रहा हूं, मैं ईरानी लोगों की बात नहीं कर रहा यहां पे, राइट? क्योंकि ईरानी लोगों को तो ईरानियन रेजिम ने मारा,
35-40 हजार लोगों को खत्म कर दिया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। जनवरी की बात है, दिसंबर जनवरी के बीच में इन्होंने खत्म कर दिया। तो यहां पे मैं ईरानी पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, आवाम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं वहां के स्टेट की। ये पोस्टर निकालने से कि वी विल किल ट्रम्प एंड यू विल डाई, और उसकी कॉफिन दिखाना और ये दिखाना कि जैसे टोपी में कोई गोली लगी है और खून खराबा एआई से बना के, इससे हासिल क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये लोग कह रहे हैं कि हम ट्रंप को मार देंगे। आप अनाउंसमेंट क्यों कर रहे हैं कि हम ट्रंप को मार देंगे? अमेरिकन्स ने आपके सुप्रीम लीडर को मार दिया, उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं करी। उन्होंने कोई अनाउंसमेंट ये नहीं करी कि हम जाएंगे कल परसों। ये पता नहीं कब से पोस्टर ही छाप रहे हैं, इनका पोस्टर छाप के होगा क्या, मुझे आज तक बात समझ में नहीं। और देखिए, जब भी किसी को कोई काम करना होता है ना, तो सबसे पहली चीज होती है ऑपरेशनल सीक्रेसी। मुझे कोई काम आपके खिलाफ करना है तो मैं उसका बखान नहीं करूंगा, उसका गाना नहीं गाऊंगा, मैं चुपचाप काम करूंगा। यही उसूल होता है। फौज में भी कहते हैं एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, ये फौज में हमें सिखाया जाता है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, दुश्मन को सरप्राइज करना। ये पहले पोस्टर छाप दिए। ये पोस्टर कुछ नहीं है, आवाम में थोड़ा सा जोश भरने के लिए। जो ईरान में हम देख रहे हैं कि बीच में थोड़े से लोग अलग थलग हो गए हैं, अलग अलग विचारधाराओं के, उनको जोड़ने के लिए और पूरी दुनिया को मैसेज पास करने के लिए। इनको पता है ये इमेजेस ऐसी हैं कि पूरी दुनिया के मीडिया में चलेंगी तो थोड़ी देर तक वहां पे ध्यान बटा रहेगा। इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि हम ऐसा कर देंगे और बड़े बड़े आप पोस्टर लगा दें। आपको जो करना करिए। बोल बोल के खुद अपना केस हल्का करते हैं ये लोग, एंड दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी। मैं आपको एक बात बताता हूं, ईरानियों की इतनी कैपेसिटी भी नहीं है। उनकी इतनी कैपेसिटी है कि मिडिल ईस्ट में बहरीन, कतर, कुवैत, जिनकी ना के बराबर फौजी सलाहियत है। मैंने इस बार क्या बोला आपको, इन्होंने यूएई के ऊपर बमबारी करी? नहीं करी। सऊदी के ऊपर बमबारी करी? नहीं करी। इजराइल के ऊपर बमबारी करी? नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि पिछले बार यही देश थे जहां से पलटवार हुआ था भयानक। इजराइल ने तो खैर इनिशिएटिव करा था, शुरुआत तो इजराइल की तरफ से हुई थी, लेकिन बाकी देशों ने पलटवार किया। अब बहरीन को आप मार देंगे बम, बहरीन के पास तो कुछ है ही नहीं, कुवैत के पास ना के बराबर है, तो आप मारते रहिए उनको, 1000 बम और मार दीजिए, वो लोग बेचारे क्या कर पाएंगे। तो ये सॉफ्ट टारगेट चूज कर रहे हैं। और ये मुझे नहीं लगता ये सब की पोस्टर वोस्टर, आपने कैप दिखा दी, कैप से खून निकल रहा है और वी विल किल ट्रंप और उसके पूरे परिवार को आपने कॉफिन में, ओ भाई ऐसे नहीं होता। ये सब ये प्रायोजित मामला है, पूरा स्पॉन्सर्ड है ये। यानी कि वहां के लोगों के लिए कहानी गढ़ी गई है ईरान की ओर से इन पोस्टर्स। दुनिया के लिए भी, नॉट जस्ट ईरान, दुनिया के लिए कहानी गढ़ी गई है। ओके, दुनिया के लिए कहानी गढ़ी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अमेरिका ईरान में और क्या चल रहा है उस पर भी चर्चा यहां पर कर लेते हैं। अमेरिका ईरान जंग अब उस मोड़ पर देखिए आज पहुंची है जब ट्रंप की आर्मी ईरान के अंदर घुस सकती है। यानी कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने जॉर्डन में जो हमले किए उसमें 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है, एक लापता है। हालात ये हैं कि सीज़फायर खत्म होने के 10वें दिन अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास और बंदर लेंगे में जबरदस्त अटैक्स किए हैं। तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इसके अलावा चाबहार में भी अमेरिकी मिसाइल्स ने हाहाकार मचाया है और जवाब में ईरान ने कुवैत और आरिफजान बेस पर तैनात अमेरिकी हाइमार्स मिसाइल सिस्टम पर अटैक किया है। जॉर्डन को भी बाकायदा टारगेट किया गया। फिर जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हवाई हमले के अलर्ट के बाद सायरन तक वहां पर बजने शुरू हो गए थे। आईआरजीसी का दावा है कि बहरीन में उसने अमेज़न के डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्रूज मिसाइल से अटैक किया है। और इस बीच खबर यह भी है कि ईरान ने हॉर्मुज में 2 तेल टैंकर उड़ा दिए हैं। यानी कि जंग खतरनाक मोड़ पर है, ना अमेरिका रुक रहा है और ना ही ईरान झुकने को तैयार है। इस चक्कर में पश्चिम एशिया में हड़कंप मचा हुआ है। इसको और बारीकी से यहां पर समझने की कोशिश करेंगे मेजर गौरव आर्य से। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ही। हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के नाम पर अमेरिका ने लगातार 10वीं रात ईरान पर अटैक किया। अमेरिकी सेना का यह कहना है कि लगातार 10वें दिन उसने 5 घंटे तक ईरान पर यह अटैक किए हैं। अमेरिका के मुताबिक हमलों में ईरान की सेना के कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट, एयर डिफेंस सिस्टम और समुद्री सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने रात के समय लड़ाकू विमानों के उड़ान भरने और हवाई हमलों का वीडियो बाकायदा जारी किया है। वीडियोस हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं और दावा यहां तक किया गया है कि इन हमलों का जो मकसद था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा करना है। बार बार अमेरिका इसी बात को दोहरा रहा है कि जितने भी जहाज हैं उनकी सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है, और इसीलिए उसने बीच में टैक्स और टैरिफ की टोल की भी यहां पर बात की थी कि उनको देना पड़ेगा क्योंकि उनकी सुरक्षा उनको ही मुहैया वो करवा रहा है। और ऐसे में अब आगे बढ़ते हैं, इस पर भी हम मेजर गौरव आर्य समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और स्टोरी अभी जो आ रही है, अमेरिका ने ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास के इलाकों पर लगातार कई अटैक किए। चाबहार तो लगातार हमले वहां पर हो ही रहे हैं। फिर इस बार अमेरिका ने चाबहार में आईआरजीसी बेस पर भी एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद शहर में एक
के बाद एक कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जितना इलाका है वहां पर कई सारे अटैक्स हो रहे हैं और बाकायदा कल हमने आपको एक तस्वीर और एक मैप भी दिखाया था जहां एक क्रिसेंट बना हुआ है, एक हाफ मून बना हुआ है। उस पूरे क्षेत्र को अमेरिका बार बार टारगेट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्या उसका मकसद है, क्या वाकई बूट्स ऑन ग्राउंड होने वाला है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर अमेरिका ईरान को दहला रहा है तो ईरान भी बदला ले रहा है कि इस वजह से कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में रात भर दे दनादन कई बम बरसे। आईआरजीसी ने दावा कर दिया कि उसने सर्फेस टू सर्फेस मिसाइलों से कुवैत के आरिफ जान बेस पर तैनात अमेरिकी हाइमार्स मिसाइल सिस्टम और रडार सिस्टम को टारगेट किया। सर्फेस टू सर्फेस मिसाइलें ऐसी मिसाइलें होती हैं जिसे जमीन या फिर समुद्र की सतह से लॉन्च करके किसी दूसरे जमीनी या फिर सतही लक्ष्य को आसानी से टारगेट बनाया जा सकता है। तो कई सारी मिसाइलों का इस्तेमाल यहां पर उसकी ओर से हो रहा है और अब सरफेस टू सरफेस मिसाइलों की बात भी यहां पर सामने आ रही है कि आखिर उसका लक्ष्य है क्या, किस एजेंडे के साथ अमेरिका लगातार आगे बढ़ रहा है। मेजर गौरव आर्य इसको डिफाइन करेंगे, बहुत अच्छे से वो समझाएंगे। मेजर गौरव आर्य, कल भी हमने इस पर डिस्कशन किया था, पूरा एक मैप दिखाया था जिसमें एक हाफ मून बना हुआ था। आपने तब भी समझाया था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो क्या आपको भी अब वाकई ऐसे लगने लगा है कि कोई ना कोई इसकी ऐसा एजेंडा है कि वो अंदर घुसकर ही अब ईरान को तोड़ना चाह रहा है, क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी फ्लीट्स भी मूव की हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ। देखिए, अब ये जो बूट्स ऑन ग्राउंड की हम बात करते हैं ना, बूट्स ऑन ग्राउंड, क्या बूट्स ऑन ग्राउंड से फर्क पड़ेगा? ये बात बिल्कुल सच है कि बूट्स ऑन ग्राउंड से फर्क पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि बूट्स ऑन ग्राउंड में एक्चुअली होता क्या है कि कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होती हैं। और अमेरिकन सोल्जर्स अगर घुसते हैं ईरान के अंदर तो क्या वो घुस सकते हैं? एकदम घुस सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है बाहर निकलना। आप घुस जाइए, आप पैराट्रूपर्स को डाल सकते हैं, आप डायरेक्टली जिसको कहते हैं कि वहाँ पे जो उनकी कोस्ट है वहाँ पे आपने बीच हेड आप आगे ले गए उनको, और आपने जिसको एम्फीबियस ऑपरेशंस कहते हैं आप वहाँ पे घुस गए उसके अंदर। यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। 10 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप कहीं और से, आप टर्की के थ्रू आ सकते हैं, टर्की एक नेटो कंट्री है, आप टर्की के थ्रू आ सकते हैं, आप कहीं से भी आ सकते हैं। प्रॉब्लम है वापस जाने की। ईरान इज़ नॉट अ स्मॉल कंट्री, ईरान बहुत बड़ा देश है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप किसी देश पर हमला करते हैं तो वो जो टेरेन है, वो जो ज़मीन है, उसको सबसे ज़्यादा वही देश पहचानता है जिसकी ज़मीन होती है। और अमेरिका का खास ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है कोरिया में या फिर वियतनाम में या अफगानिस्तान में या इराक में। अमेरिकन फोर्सेस ने ग्राउंड पर आकर कोई झंडे नहीं गाड़े कि हम बोलें कि साहब बहुत तगड़ा इन्होंने काम करा एंड वेरी वेल डन। ऐसा नहीं है। वो जाएंगे, कैजुअलिटीज होंगी और भयानक कैजुअलिटीज होंगी एक बार आप अंदर घुस गए तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप 2 या 4 या 10 या 15 अमेरिकन सर्विसमैन और सर्विस वुमेन की मौत का बदला लेने के लिए वो अपने हजारों लाखों ट्रूप ईरान के अंदर दाखिल कर देगा जब तक उसको नेटो का सपोर्ट या अरब कंट्रीज का एक सपोर्ट नहीं मिलता आसपास कि ये पूरा एक कोएलिशन है जो अटैक करेगा, तब तो बात बनेगी, वरना मुझे नहीं लगता कि ये करेगा। अच्छा, बीच में बहुत सारी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही थी कि हथियारों की कमी हो रही है अमेरिका के पास, फिर वो फ्लीट्स भी मूव ऑन कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ। क्या रीजन है? एक क्या मनोबल तोड़ने की कोशिश है ईरान की, या वाकई आप कह रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन तो अंजाम नहीं देने वाला इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है कि हथियारों की कमी पड़ रही है अमेरिका को। ये देखिए, किसी का भी एक लेवल होता है कि हम लोग इतना एम्यूनिशन रखेंगे, राइट, हम लोग इतना एम्यूनिशन रखेंगे, ठीक है, उससे खर्च हो गया, लेकिन पीछे बन भी रहा है। और दूसरी चीज है कि ये आज की तारीख में अमेरिका इसी वॉर पे फोकस कर रहा है। तो क्या इस वॉर के लिए अमेरिका के पास एम्यूनिशन काफी है? आई थिंक यस। लेकिन ओवरऑल अगर अमेरिका कहता है कि जी मेरे पास 1000 मिसाइल होनी चाहिए और अभी अमेरिका के पास सिर्फ 500 मिसाइल हैं, तो काफी हैं। 100-200, मतलब मैं ये नहीं कह रहा 1000 मिसाइल, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। वी आर टॉकिंग हाइपोथेटिकली। तो वैसे ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा क्या है कि जब मीडिया इसको समझाता भी है, विदेश का मीडिया, तो अमेरिका के पास इतनी मिसाइल थी, अब इतनी कम रह गई हैं, तो क्या अमेरिका खतरे में है? दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि जब आप मिसाइल फायर करेंगे तो कम तो होंगी, वो तो जाहिर सी बात है कम होंगी। लोग कह रहे हैं साहब अमेरिका के इतने जहाज गिर गए। जब आप जहाज गिर गए, जब आप लड़ाई में जाएंगे तो जहाज तो गिरेंगे ही। फिर कह रहे हैं लोग मर गए। भाई लड़ाई में और क्या होता है, लोग तो मरते हैं लड़ाई में, ये तो लड़ाई का नेचर वैसा है। लेकिन आप अगर ये देखें कि ईरान को कितना डैमेज हुआ है, वही बात हमने कल परसों करी थी कि ईरान के अंदर जो डैमेज है उसके बारे में कोई बातचीत कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां से कोई प्रूफ ही नहीं आ रहा। देयर इज नथिंग, बिकॉज मीडिया ब्लैकआउट है। ईरान के अंदर तो होल ब्लॉक्स हैव बीन फ्लैटेंड इनसाइड ईरान, बहुत ज्यादा बमबारी हुई है ईरान के अंदर। तो वो जब पता लगेगा तब हमें एहसास होगा कि ईरान को कितना डैमेज हो गया। जी,
अब आगे बढ़ेंगे, जॉर्डन की बात करेंगे, फिर आपसे फिर और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मेजर गौरव आर, जॉर्डन भी देखिए क्योंकि लगातार ईरान के हमले झेल रहा है, उस सर्कल में वो भी है और जॉर्डन की राजधानी अम्मान में रात भर सायरन बजते रहे। जॉर्डन की सेना का यह दावा है कि उसने अपनी सीमा में आ रही 3 ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है, इंटरसेप्ट किया है, जबकि IRGC का यह दावा है कि उसने जॉर्डन में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया क्योंकि उसके टारगेट पर जॉर्डन में मौजूद अमेरिका का एक रेडार सिस्टम है और F-15 लड़ाकू विमान थे। तो बार बार जॉर्डन यही बात कह रहा था, F-15 लड़ाकू विमान वहां पर मौजूद थे और ये सायरन से एक बार फिर से आप सुनिए। मेन टारगेट है वहां पर बने अमेरिकी बेसेस और जॉर्डन लगातार हो रहे ईरान के हमलों में अमेरिका के 2 सैनिकों की मौत तक हुई है और एक सैनिक के लापता होने की खबर है। अब अमेरिकी रक्षा विभाग ने जॉर्डन में ईरानी हमले में मारे गए दोनों अमेरिकी सैनिकों की तस्वीरें जारी की हैं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए और दोनों सैनिक मुवफ्फक सॉल्टी एयरबेस पर तैनात थे। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 16 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि रॉयटर्स की रिपोर्ट यह कहती है कि 400 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। यानी कि रॉयटर्स की रिपोर्ट कुछ और कह रही है लेकिन अमेरिका कुछ और कह रहा है। अमेरिका 16 से ज्यादा आंकड़े नहीं गिन रहा, उसका यही कहना है कि 16 सोल्जर्स उसके ऐसे हैं जो मारे गए हैं। अब इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने CBS न्यूज चैनल को यह बताया कि इस महीने ईरान के हमले में पश्चिम एशिया के कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर करीब 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। इनमें से कुछ सैनिकों को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी यानी कि सिर में गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक 96% यानी कि 96% घायल सैनिक अब तक ड्यूटी पर वापस लौट चुके हैं। ये अमेरिका के दावे हैं जो निकल कर यहां पर सामने आ रहे हैं। इसको भी और अच्छे से समझेंगे मेजर गौरव आर्य से कि आखिर क्या चाह रहा है अमेरिका। क्या एक्सेप्टेंस नहीं है उसको जितने सैनिक उसके मारे जा रहे हैं, क्योंकि रॉयटर्स की रिपोर्ट कुछ और कह रही है, जितनी एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट कुछ और कह रही है, लेकिन अमेरिका कुछ और यहां पर कहता है। अब वहां पर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो आप देखिए, कई सारे धमाके हुए हैं और जॉर्डन में जो धमाका हुआ है जिसमें जो 2 सैनिक मारे गए अमेरिका के, उसी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या मंजर है। इजरायल का सिर्फ एक टारगेट है क्योंकि जॉर्डन देश भी ऐसा है जिसकी सीमा इजरायल से लगती है, इसलिए भी एक सीधे तौर पर चेतावनी के तौर पर भी वो उसको इस्तेमाल कर रहा है इन धमाकों को। तो देखिए बारीकी से इसको यहां पर समझेंगे मेजर गौरव आर्य से कि जॉर्डन की जो परिस्थितियां मेजर गौरव आर्य यहां पर बनी हुई है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं। क्या वाकई वो इजरायल को धमकाने की कोशिश कर रहा है या उसका सिर्फ अभी टारगेट है कि वहां जितने एयरबेसेस है अमेरिका के उसको खत्म कर दे। देखिए मुझे ऐसा लगता है इसमें 2-3 कारण है। वो इजराइल को धमका नहीं रहा क्योंकि इजराइल धमकने वाला देश है भी नहीं। ये पहले इन्होंने इजराइल के ऊपर मिसाइलें मारी, इन्होंने तेल अवीव पे मिसाइलें मारी, इन्होंने इनके जितने भी पोर्ट एरियाज थे, नदन इजराइल थी, हर जगह मिसाइल मारी, तब इजराइल नहीं दबा या धमका। तो अब ये बगल में इजराइल के जॉर्डन है, उसमें मारने से इजराइल धमक जाएगा, ये बात तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि हाँ वहां पे अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे अमेरिकन बेसेस हैं, लेकिन इससे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि जॉर्डन के पास पलटवार करने की क्षमता इतनी नहीं है। इस बार जो ईरान अटैक कर रहा है, आपने देखा बहरीन पर अटैक हुआ। बहरीन ऐसा है कि अगर आप मैप पे देखें, आपको 2-3 बार जूम करना पड़ेगा, तब आप कतर के थोड़ा सा लेफ्ट में देखेंगे एक इतना सा टापू है जिसका नाम बहरीन है। आपको मिलेगा नहीं, आप ढूंढ के देख लीजिए, आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। कतर के बिल्कुल बगल में बहरीन। तो कहने की बात यह है कि जो आपने अटैक किए हैं इस वक्त, आपने उन देशों पर करे हैं जिनके पास वो सैन्य क्षमता ही नहीं है जवाब देने की, ईंट का जवाब पत्थर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इजराइल। अगर ये इजराइल के ऊपर हमला कर देते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर ये इजराइल के ऊपर हमला कर देते हैं, देन ऑल बेट्स आर ऑफ। आज की तारीख में इजराइल को रोक के रखा हुआ है, और रोका किसने है? डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल रखा है कि तुम बीच में मत आओ, ठीक है, यू प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस। जिस दिन उन्होंने ग्रीन लाइट दे दी, और इजराइल कार्ड्स है उनका डिफेंस मिनिस्टर, उसने तो खुल के बोला है डोनाल्ड ट्रंप को कि सर आप हमें ग्रीन फ्लैग दीजिए, फिर आप देखिए हम क्या करते हैं यहां पे तांडव ईरान के अंदर। तो इजराइल तो चाहता है कि कुछ करें ये लोग, तो फिर हम इनका जो भी हिसाब करना है, बिकॉज देन इजराइल जब लड़ता है फिर वो नो होल्ड्स बार्ड है। इजराइल ये नहीं देखता कि इसके रिपरकशन क्या है, क्योंकि इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो कल बोल सकता है ठीक है पैकअप यार, पैकअप, चलो खत्म करो कहानी, सब कुछ बढ़िया हो गया, मैं जीत गया, वापस अपना वॉशिंगटन चला जाएगा, गोल्फ खेलेगा। वो तो हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन ये तो नेबर्स हैं, मतलब सब कुछ, ये जितने भी देश हैं ये एक दूसरे के साथ कितना दूर है? तेहरान से तेल अवीव 2000 किलोमीटर्स, ये बगल में रहा उसके। आप अगर मैप देखेंगे तो ईरान है, इराक है, सीरिया है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इधर जॉर्डन है, उधर इजराइल है, ऊपर लेबनान है। ये सारा का सारा तो एक के बाद एक ही है ना, ये देयर इज नथिंग देयर। जी
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस बीच अमेरिकी सैनिकों की मौत पर ट्रंप का बयान भी सामने आया। क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। उनका ये कहना है कि ईरान पर जो भी ताजा अटैक्स हुए हैं, जो हमले हुए हैं, वो जॉर्डन और इराक में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के सम्मान में किए गए हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य ताकत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो सीधे सीधे बार बार, ये बहुत बार इससे पहले भी ट्रंप कह चुके हैं। Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the Strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three. It's probably three as opposed to two. लेकिन इसी दौरान एक ऐसी खबर भी सामने आई जिसने ट्रंप पर घायल सैनिकों के मामले में झूठ बोलने का आरोप भी लगा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पेंटागन ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमलों और सैनिकों के घायल होने की पूरी जानकारी छिपाई है। रिपोर्ट के मुताबिक कई सैनिक घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन महीनों तक आम लोगों को इसकी पूरी तस्वीर भी यहां पर नहीं बताई गई है। रिपोर्ट में यह तक मेंशन किया गया है कि युद्ध शुरू होने के करीब 5 महीने बाद भी कई अहम जानकारियां सामने नहीं लाई गई है अमेरिका की ओर से। और जवाब में अमेरिकी अधिकारियों ने बकायदा यह कहा सेंट्रल कमांड को हर घायल सैनिक की जानकारी सार्वजनिक करना जरूरी नहीं है, खासकर जब सैनिक जल्दी ड्यूटी पर लौट आते हैं। एक अधिकारी ने यह तर्क भी दिया कि अगर अमेरिका अपने सैनिकों के घायल होने और ठिकानों को हुए नुकसान की पूरी जानकारी जारी करेगा तो इससे ईरान को अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले बेहतर तरीके से करने में मदद मिल सकती है। और यही नहीं, पेंटागन के प्रवक्ता जानकारी छिपाने के आरोपों को खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिकी सैनिकों की हताहतों की जानकारी नियमित रूप से अपडेट की जाती है। अब ये क्या है मेजर गौरव आर, क्या वाकई अमेरिका छिपाना चाह रहा है उन आंकड़ों को कि कितने सैनिक उसके मारे गए? देखिए, आई डोंट थिंक छिपाना जा रहा है। ये एक्चुअली मीडिया जो आजकल है, हर चीज के बारे में जानकारी चाहिए। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ठीक है। अब बात यह है कि मिलिट्री ऑपरेशंस में हर चीज बताई नहीं जाती। तो अगर किसी की जान चली गई तो जाहिर सी बात है फिर वो फ्लैग लेके फैमिली के पास जाते हैं, बेरियल होता है उसका अमेरिका में, भारत में भी अंतिम संस्कार होता है और ये पब्लिक चीजें होती हैं, तो कुछ छुपाने वाली ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे उन्होंने बोला, अभी आप ही ने आंकड़ा पढ़ा कि 96%, 96% वापस अपनी वो पट्टी शट्टी लगा के और बेसिक फर्स्ट एड के बाद वो वापस आ गए, इलाज करवा के वापस आ गए। तो ये बताने की तो बात ही नहीं है। अगर किसी को कुछ कट हो गया है और उसका उसको स्टिचेस लग गए या किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, तो ये थोड़ा ना कोई, देखिए अब आप लड़ रहे हैं ना, तो हर चीज आप नहीं बता सकते। तो इंजरीज की बात नहीं है, कहां पे मिसाइल लगी, कैसी मिसाइल लगी, एवरीथिंग इज इंटेलिजेंस, एवरीथिंग इज इंफॉर्मेशन। और जो भी आप बोलेंगे वहां पे ईरान उसको नोट कर रहा होगा और अगली बार आप ईरान को एम्युनिशन दे रहे हैं कि बेहतर हमला करे। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी तो यहां से भी कई आवाजें आई थी कि कैसे हुई, ये तो हुई नहीं, आप हमें बताइए क्या होता है। ये चाहते हैं कि पैरा एसएफ वाले क्लियर इनको बताएं एक चार्ट पे कि जी हम इस तरीके से गए थे पाकिस्तान के अंदर। कोई सेंस है इस बात में? ये तो फौजी चीजें हैं। Why does the media need to know and why do the people need to know? हाँ, अगर किसी की जान गई है वो बताना आपको जरूरी है, बिकॉज फिर उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिली की तरफ आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हर चीज मीडिया के सामने नहीं आती, खासतौर से तब जब लड़ाई चल रही है। दिस वॉर इज इन प्रोग्रेस ना, खत्म तो नहीं हुआ। ओके, यानी कि कुछ भी छिपाने की कोई कोशिश अमेरिका यहाँ पर नहीं कर रहा है और सिर्फ मीडिया या फिर विदेशी मीडिया में जो खबरें हैं उनका ही यहाँ पर एक स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब और बारीकी से समझेंगे। ईरानी संसद अध्यक्ष ने अमेरिका पर भी एक बड़ा अटैक किया, जहां गालिब आफ ये खुलकर कह रहे हैं कि सैन्य जमावड़े के बीच शांति की बातें दिखाना और ईरान अमेरिका की हर चाल के लिए तैयार है। ये गालिब आफ ने सीधे तौर पर कहा कि शांति की बातें सिर्फ एक दिखावा है। همون مناطق تعدادشون هم کم نیست که لحظه شماری میکنن برای خوش آمدگویی به این افراد. अब इस बीच ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने कार्ग आइलैंड पर कब्जे की कोशिश की तो उसके सैनिक जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। और ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्ग आइलैंड पर कब्जे से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईरान में ऐसे लोग हैं जो अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतजार कर रहे हैं और कार्ग आइलैंड और उसके आसपास सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। कार्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में बुशहर प्रांत के तट से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित है। ये ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है और रणनीतिक रूप से देश की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परिसंपत्तियों में से इसको गिना भी जाता है।
मेजर गौरव आर्य, क्या ईरान को ऐसा लग रहा है कि वो अंदर आना चाह रहे हैं, अमेरिकी अंदर आना चाह रहे हैं, उनके सैनिक उनके अंदर आना चाह रहे हैं? ये इस तरीके के बयान क्यों वहां से सामने आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका ने कोशिश तो की होगी, या अमेरिका के प्लान्स तो, मैं कोशिश इन द सेंस कि फिजिकली कोशिश नहीं, लेकिन प्लानिंग तो अमेरिका करके बैठा हुआ है कि किस तरीके से खड़ग आइलैंड पे जाना है। लेकिन अमेरिका को भी बात पता है, जो ईरान कह रहा है इसमें काफी कुछ सच है और काफी कुछ प्रोपेगेंडा भी है। सच ये है कि मैसिव लॉस ऑफ लाइफ होगा अमेरिकन सोल्जर्स का अगर ये खड़ग आइलैंड पे आते हैं। पहली चीज, ये बात सच है। लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं और खून के आखिरी कतरे तक, मतलब दे नीड टू टेक इट अ लिटिल इजी, बट हां, दे कैन कॉज ट्रिमेंडस डैमेज। ईरान बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है अगर अमेरिकन सोल्जर्स आते हैं। ये बात सच है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्यों इतने इमोशनल है खड़ग आइलैंड को लेकर, क्योंकि 90% जो ईरान का तेल निर्यात होता है वो खड़ग आइलैंड से होता है। यानी कि अमेरिका ने अगर खड़ग आइलैंड को टेक ओवर कर दिया, या फिर ट्रंप ये कहता है कि टेक ओवर करने में तो मेरे कई 100 जवान उनकी मैप भी दिखा रहे हैं। जी हाँ, अगर ये मैप ऐसा कर दें कि मुझे मेनलैंड ईरान भी दिख जाए तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी हम समझा सकते हैं कि आखिर क्या सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। जी, तो हम अगर इसको अगर हम इसको थोड़ा सा ये वील हैव टू जूम इन, थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा हमें। जी, अब ये जो है, अगर आप इसको देखेंगे यहां पे, इससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ, तो यहां कहीं है खड़ग आइलैंड, इधर हाँ जी, ऑफ द कोस्ट यहां पे कहीं है खड़ग आइलैंड। तो अगर खड़ग आइलैंड में आता, तो खड़ग आइलैंड एक्चुअली टापू तो है, इसका नाम खड़ग है, आइलैंड है, तो ये टापू है। अब टापू आइसोलेटेड होता है, आप अगर अमेरिकन सोल्जर्स उस टापू के अंदर डालेंगे तो आप उनको सपोर्ट कैसे करेंगे? उनको बुलेट्स चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको ड्रोन्स चाहिए, उनको हैवी आर्टिलरी चाहिए, अपने आप को बचाने के लिए एयर डिफेंस चाहिए, और हर चीज चाहिए जिसको चोट लग जाए उसको। स्क्रीन पे भी आ जी, उसको देखिए। तो जो खड़ग आइलैंड में अगर अमेरिकन सोल्जर्स आते हैं तो आप उनका सप्लाई किस तरीके से मेंटेन करेंगे? अगर आप उनका कहते हैं कि सप्लाई हम कुवैत से मेंटेन करेंगे, तो कुवैत पे बमबारी करेगा ईरान, ठीक है जी। और सप्लाई फिजिकल होगा ना, कोई ना कोई तो जाएगा पानी के जहाज में या हवाई जहाज में, और वहां पे जाके या तो पैराशूट से डंप करेगा, या फिर जहाज जाके फिजिकली, एमुनिशन है, एमुनिशन तो देनी पड़ेगी किसी को, तो एमुनिशन कोई ना कोई देगा, या फिर खाने पीने की चीजें देनी पड़ेंगी। कुछ समय के बाद लोग कैरी करेंगे 72 घंटे का। 72 घंटे के बाद क्या होगा? क्योंकि जब आप खड़ग आइलैंड में बैठेंगे तो आपको मान के चलना है कि आप कुछ महीने बैठेंगे वहां पे, फॉर अ फ्यू मंथ्स और एटलीस्ट फॉर अ फ्यू वीक्स, मल्टीपल वीक्स आपको बैठना पड़ेगा। अब फौजी अमेरिका के लिए आसान है अगर वो ऐसा ऑपरेशन करते हैं, अंजाम देते हैं? नहीं, आसान नहीं है, आसान नहीं है। एंड अगर खड़ग आइलैंड पे ये लोग चले जाते हैं तो खड़ग आइलैंड ठीक है, थोड़ा सा अनइवन टेरेन है, पर ऐसी कोई पहाड़ियां नहीं है वहां पे खड़ग आइलैंड पे। खड़ग आइलैंड एक इट्स लाइक दिस। तो वहां पे सबसे बड़ी बात है कि दिल बी सिटिंग डक्स फॉर द ईरानीज। ये बिल्कुल बैठे हैं वहां पे, अंदर बैठे हैं, और ईरानी मेनलैंड ईरान से लगातार वो तो हर एक घंटे में 100 ड्रोन मारेंगे, मारते चले जाएंगे। उनके पास हजारों दर हजारों ड्रोन है, वो तो तब तक मारते चले जाएंगे जब तक कैजुअलिटी फिगर्स बहुत ज्यादा नहीं हो जाते हैं अमेरिकन के। तो आसान नहीं होगा खड़ग आइलैंड को टेक करना। और अगर अमेरिकन चले भी गए खड़ग आइलैंड पे, अमेरिकन ने बोल भी दिया कि जी हम खड़ग आइलैंड के अंदर घुस गए हैं, तो वहां पे अपने आप को सेफ रखना और मेंटेन रखना बड़ा एक नाइटमेयर सिनेरियो है उनके लिए। ओके, यानी कि इतना आसान ये ऑपरेशन नहीं जितना ऐसे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, अब एक तरफ देखिए, ईरान अमेरिका पर दबाव बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा, ये तो हम सब ने देख लिया। तो दूसरी ओर कुछ अमेरिकी अधिकारियों के दावों से भी ट्रंप का हौसला पस्त होता हुआ दिख रहा है, या फिर हो सकता है, क्योंकि एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ लंबा युद्ध लड़ने लायक मिसाइलें नहीं हैं। फिर ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें उसने एक अमेरिकी अधिकारी को कोट किया और लिखा है कि अमेरिका ईरान के साथ लंबे और बड़े सैन्य संघर्ष के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन उसके सामने हथियारों और मिसाइलों के भंडार की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती भी बनी हुई है। रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिकी रक्षा अधिकारी को चिंता भी है कि अमेरिका को अपने रणनीतिक हथियार के भंडार को बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि चीन और रूस के मोर्चे पर भी अमेरिका को हथियारों की जरूरत पड़ सकती है, और वो कभी भी ऐसे हालात बन सकते हैं जब उनको इन तमाम चीजों की जरूरत यहां पर पड़े। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये आपको बता दें, जहां पर देखिए यमन ने भी बाब अल मंदेब बंद करने का ऐलान किया है, और ये हमारा तीसरा एजेंडा भी है। लेकिन यह ब्लॉकेड सिर्फ सऊदी अरब के खिलाफ है, और
हूथी और सऊदी अरब का टकराव अब बहुत बड़े संकट पैदा करने जा रहा है। हूथी विद्रोहियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये ब्लॉकेड सऊदी अरब के खिलाफ पलटवार है। मैं आपके जरिए भी आप समझते रहिए, क्योंकि सऊदी अरब ने उसके ऊपर पिछले 1 दशक से लंबी नाकेबंदी करके रखी हुई है और इसीलिए ब्लॉकेड का जवाब ब्लॉकेड से ही दिया जा रहा है। मेजर गौरव आर्य, अब एक ब्लॉकेड हुआ, फिर अब उसके जवाब में यमन ने भी कर दिया। किस तरीके से अब इसको देख रहे हैं, क्योंकि सारे रास्ते तो तेल वाले बंद हो गए। ये एक्चुअली यमन ने ब्लॉकेड नहीं करा है, ये हूथियों ने करा है जी। एक जगह है सना, अगर मैप दिखाएं तो मैं आपको मैप पे दिखा देता हूं। यहां पे भी एक बार हम आ जी सकते हैं। जी बिल्कुल। ओके, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, एक मिनट, इसको हम वी कैन, ये जो है ये इधर अगर आप देखेंगे तो ये सना है, यहाँ पे ये सना है, और ये जो इलाका है यहाँ से ये पूरा इतना ये हूथी इलाका है। तो यहां से हूथी मिसाइल फायर कर रहे हैं और यहां से ये सब कार्रवाई चल रही है कि हमने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक किसको करा है? ये बाबल मंदेब को, इस इलाके को। लेकिन ये यमन नहीं है, यमन की सरकार नहीं है। ये यहां पे नीचे समुद्र के पास एक जगह है जिसका नाम है एडन। एडन में जो सरकार है यमन की, उसको दुनिया रिकॉग्नाइज करती है कि ये असली सरकार है। ये जो सना वाले हैं यानी कि हूथीज, ये खुद को कहते हैं, हाँ नहीं ये खुद को नहीं कहते, ये सना वाले, स्क्रीन पर भी हम जा सकते जी हैं। जी बिल्कुल। ये जो यहाँ पे जो सना है जी, सना, ये जो ये हूथियों का एक इलाका है। ये पूरा इलाका जो मैंने बताया हूथी कंट्रोल्ड है, और जो हूथी कंट्रोल्ड इलाका है, ये लोग हूथीज जो हैं ये कंट्रोल्ड हैं ईरान से, और यहाँ पे IRGC और कुद्स फोर्स जो है, इनकी टीम्स यहाँ पे जो इनको डायरेक्ट करती हैं, राइट। अब ये मैंने बताया एडन है, एडन में वो सरकार है यमन की जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, और ये आभा वो जगह है जहां पे हूथियों ने मिसाइल मारी थी। सऊदी अरब का जो एक एयरपोर्ट है, यहाँ पे एक बड़ा मेजर सेंटर है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का है, यहां पे मिसाइल मारी। तो अब ये सब कह रहे हैं कि जी आपने हमें ब्लॉकेड करा इतने सालों से, अब हम आपको ब्लॉकेड करेंगे। ये सब फालतू की बातें हैं, इनमें कोई वैल्यू नहीं है। असल बात क्या है? असल बात यह है कि ईरान ने अपना सबसे मजबूत और आखिरी पत्ता खेल दिया। मैं आपको बता रहा हूं, पहले ईरान का पत्ता वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो पहला पत्ता है, और दूसरा जो इक्का उसने फेंका है, ये वाला फेंका है बाबल मंदेब का, क्योंकि उसको पता है बाबल मंदेब क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं फट से बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। बाबल मंदेब सिर्फ, हम लोग ये कहते हैं ना कि भारत में तेल और जो तेल आ रहा है, गैस आ रही है, अगर दोनों बंद हो गए तो हमें बहुत विश्व में संकट आ जाएगा। वो आ जाएगा, ये सच है, दैट इज ट्रू। लेकिन एक और बहुत बड़ी इसमें अहम चीज है कि जब भारत जो है, अब देखिए, अगर भारत को यूरोप को, ये देखिए ये स्विस कैनाल है ना यहाँ पे, अगर भारत को यूरोप सामान भेजना है तो भारत कैसे भेजेगा? ये मान के चलिए कि ये मुंबई है, मुंबई महाराष्ट्र, यहां से आके पूरा यहां से आके लाल सागर पार करके स्विस कैनाल से जाके ये मेडिटेरेनियन सी है जी। और मेडिटेरेनियन सी के अंदर घुसते ही ये आपके सामने पूरा क्या है, ये तो यूरोप है पूरा। तो अगर भारत को यूरोप सामान भेजना है, चाइना को यूरोप सामान भेजना है, और कोई भी और देश है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई भी गुड्स भेजनी है जिसको, हम लोग सिर्फ एक तरफा देख रहे हैं कि यहां से तेल और गैस आएगी। अगर भारत, एक बात बताइए, अगर भारत को, माना कि यहां पे कतर है और भारत को कतर में कार्स भेजनी है, कोई भी बढ़िया गाड़ी जो भारत की है, कोई भी ब्रांड है, भारत बनाता है, भारत को गाड़ियां भेजनी है, कतर कैसे भेजेगा? कतर तो भेजेगा यहीं से ना, आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भेजना पड़ेगा कतर, बाय शिप जाएंगी गाड़ियां। तो आपने बोला कि मुंबई महाराष्ट्र से या गुजरात से आपने पोर्ट पे डाली और वो गाड़ियां यहां पे चली गई। तो ऐसा नहीं है कि यहां से सिर्फ तेल आ रहा है, यहां पे सामान भी जा रहा है, तो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे फर्क पड़ रहा है, और यही चीज यहां पे कर रहा है बाबल मंदेब पे। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनी रही तो आगे फिर ट्रेड करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, ना आना हो पाएगा, ना जाना हो पाएगा, और फिर ये सऊदी के लिहाज से कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अभी अगर आप देखें यमन में सऊदी ने एयर स्ट्राइक्स करी, मैं पहले की बात कर रहा हूं, मैं आज की बात नहीं कर रहा। सऊदी ने एयर स्ट्राइक्स करी यमन में और करीब 3.5 पौने 4 लाख लोग मार दिए थे पहले। तो बहुत यहां पे खून खराबा हुआ है इस इलाके में। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू ब्लॉक एवरीथिंग, कि पूरी दुनिया को प्रेशर पड़े, झेलना पड़े, और वो प्रेशर वो अमेरिका को बोलेंगे भाई तुम अटैक्स बंद करो। डन।
अब यमन और सऊदी अरब के इस युद्ध से सबसे ज्यादा तनाव देखिए पाकिस्तान में भी है और पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता भी है। और अगर ये युद्ध भड़का तो पाकिस्तान के लिए इस जंग में उतरना मजबूरी बन जाएगी। वैसे भी उसके करीब 8000 सैनिक और फाइटर जेट्स की एक स्क्वाड्रन बकायदा इस वक्त सऊदी अरब में पहले से ही तैनात है। अगर उसे इस युद्ध में उतरना पड़ा तो ईरान से उसके रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, क्योंकि यमन के हूथी ईरान के बहुत ज्यादा करीब है और ईरान हूथी को हर हाल में बचाने की पूरी कोशिश यहां पर करेगा। ये हमारा अगला एजेंडा यहां पर था। अब इसकी और आगे बढ़ते हैं चौथे एजेंडे में, कमांड सेंटर में, जहां पर रूस और यूक्रेन के युद्ध से देखे भारत के लिए बहुत बुरी खबर भी इस वक्त आ रही है। ओदेसा, जो कि यूक्रेन की एक पोर्ट सिटी है, उसके पास एक जहाज MV गोल्डन लियोपार्ड रविवार को बकायदा एक अटैक होता है और उस अटैक में 10 लोगों की मौत हो गई है और इनमें 4 भारतीय शामिल थे, एक भारतीय क्रू मेंबर घायल भी है। और भारत ने इस घटना को लेकर कड़ा विरोध भी जताया है। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, कैसे सिचुएशन से? इससे पहले मैंने आपसे पूछा था कि कैसे बच पाएंगे हम, कैसे ट्रैक होता है, क्या पता होता है कि अंदर शिप में कौन कौन मौजूद है? देखिए, मैं एक तो बहुत दुखद बात है कि माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू देयर फैमिलीज। बहुत जब भी किसी भारतीय के साथ कुछ ऐसा होता है तो बहुत बुरा लगता है। इट्स अ पर्सनल लॉस आपके लिए, हमारे लिए, हमारे सारे दर्शकों के लिए। कहने की बात यह है कि ये अंदर कौन कौन लोग हैं और उनकी क्या नेशनैलिटी है, ये थोड़ा सा पता लगना मुश्किल होता है, जहां तक मेरी जानकारी है। शिप्स का आपको पता लग जाता है, शिप्स के अंदर क्या सामान वो ले जा रहे हैं, लेकिन बोलना कि अगर कोई शिप है उसके अंदर 100 लोग हैं क्रू मेंबर्स और वो एक एक बंदा उसका पासपोर्ट कहां से है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, यानी कि सिचुएशन से निपटने का और कोई तरीका नहीं, और तरीका नहीं, आप बच के रहे वहां पे। और अगर आपको पता है कि शिप यहां से, इसके बारे में पता भी तो नहीं था किसी को कि ये इलाका तो सेफ था। सी ऑफ एज़ोव की हम बात करते हैं, जो कि अगर आप देखेंगे मैप पे तो, हाँ जी, उम्मीद नहीं की थी जी, सी ऑफ एज़ोव ऊपर है और ब्लैक सी उसके बिल्कुल नीचे है। बिल्कुल आप नीचे आ जाएंगे इधर तो ब्लैक सी। तो किसी ने ये उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसे भी अटैक होगा। ये भी दिन देखना पड़ेगा। बाकी लड़ाई चल रही थी दाएं बाएं और बिल्कुल देयर वाज नो प्रॉब्लम। अब अचानक ये चीज हो गई। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने यहाँ पर समझाया मेजर गौरवार। आगे भी हमारे बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल कर सामने आएंगी कि कहाँ पर क्या हालात बने हैं, उनका भी हम विश्लेषण आपसे बहुत बारीकी से यहाँ पर समझेंगे।